नागरिकता। आज के इस लेक्चर में हम नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता का सामान्य अर्थ मनुष्य के अधिकारों से लिया जाता है। एक व्यक्ति जब किसी राज्य में निवास करता है और उस राज्य का निवासी होता है तो उस व्यक्ति को उस राज्य का नागरिक होने के कारण कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, साथ ही उसके उस राज्य के प्रति कुछ दायित्व या कर्तव्य भी होते हैं। नागरिकता का अंग्रेजी शब्द सिटीजनशिप है, जिसका उद्भव लैटिन भाषा के शब्द सिविस से हुआ है, जिसका अर्थ एक नगर के निवासी है। अतः नागरिक वह व्यक्ति है जो किसी राज्य में या नगर में रहता है और नागरिकता उसके नगरवासी होने के विशेष स्थिति का कारण है। नागरिकता की अनेक राजनीति विज्ञानियों ने परिभाषा दी है। जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि एक नागरिक वह है जिसे राज्य के शासन में कुछ भाग प्राप्त हो और जो राज्य द्वारा प्रदान किए गए सम्मान का उपयोग करता हो। अन्य विद्वानों ने भी नागरिकता की परिभाषा दी है। सामान्य तौर पर इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से होता है जिन्हें समाज के द्वारा नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं और सामाजिक जीवन के संदर्भ में अधिकारों के साथ साथ उनके उस राज्य के प्रति कर्तव्य भी होते हैं। जो राज्य नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है वो राज्य के प्रति नागरिकों की एक विशेष प्रकार की भक्ति होती है। नागरिकता की कुछ शर्तें हैं, जिसमें से पहली शर्त है राज्य की सदस्यता। नागरिकता की पहली शर्त राज्य की सदस्यता है। राज्य की सदस्यता से तात्पर्य यह है कि नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य हो। राज्य की सदस्यता नागरिकता की प्रथम शर्त है और इसके बिना नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। नागरिकता की दूसरी शर्त है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य में उसके नागरिकों को कुछ अधिकार राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि। इसके अलावा नागरिकों को राजनीतिक अधिकार भी प्रदान होते हैं और इन राजनीतिक अधिकारों में है कि विचार और भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, मताधिकार, उम्मीदवार या प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार या चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ये आदि राजनीतिक और याचिका देने का आदि अधिकार राज्य के द्वारा जो ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। नागरिकता की तीसरी शर्त है कि नागरिक जिस राज्य का जो व्यक्ति नागरिक है उस राज्य के प्रति उसकी विशेष भक्ति होनी चाहिए, अर्थात उसकी उस राज्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और उस राज्य के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति भी उसके द्वारा की जानी चाहिए। अब क्योंकि किसी एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को हम नागरिक कहते हैं, लेकिन नागरिक किसी एक राज्य में नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशी भी निवास करते हैं। तो विदेशी हम किसे कहेंगे और नागरिक किसे कहेंगे? जैसे हमने कहा, नागरिक उसे कहेंगे जिसको राज्य की सदस्यता प्राप्त हो, जिसको सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो और जिस राज्य में वो निवास करता है उसके प्रति निष्ठा हो। यदि हम निवास के आधार पर हम नागरिकता की बात करते हैं, लेकिन एक राज्य के अंतर्गत विदेशी भी निवास करते हैं और उन्हें विदेशी तब कहा जाता है जब वो
किसी अन्य देश के नागरिक हों, लेकिन वो जिस राज्य में रह रहे हों उस राज्य में, दूसरे राज्य में रह रहे हों, उस राज्य में उन्हें विदेशी कहा जाता है। ये व्यक्ति व्यापार करने, शिक्षा करने या भ्रमण के लिए जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो ये विदेशी होते हैं, और जितने दिनों तक ये दूसरे राज्य में रहते हैं उस राज्य में इनको विदेशी कहा जाता है। इन विदेशियों को जिस राज्य में ये जाते हैं उस राज्य में सामान्य तौर पर कुछ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और जैसे कि जीवन की सुरक्षा का अधिकार आदि। विदेशी भी दो प्रकार के होते हैं, मित्र देश के विदेशी और शत्रु देश के विदेशी। विदेशी कुछ तो अस्थायी रूप से रहते हैं और कुछ लंबे समय तक भी रहते हैं। तो इनको जब तक वो उस देश की नागरिकता प्राप्त नहीं करते उस समय तक, लंबे समय तक जब वो रहते हैं तो वो निवासी विदेशी के रूप में कहे जाते हैं। नागरिकों के प्रकार। नागरिकता के या नागरिकों के दो प्रकार हैं। व्यक्ति दो तरह से किसी राज्य का नागरिक बनता है। पहला है जन्मजात नागरिक और दूसरा है देशीयकरण से नागरिकता प्राप्त नागरिक। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति किसी राज्य की नागरिकता निम्न दो आधारों पर प्राप्त करता है। पहला है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। रक्त अथवा वंश के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक रक्त अथवा वंश के आधार पर होता है। किसी भी बच्चे का जन्म चाहे किसी भी स्थान पर हो या किसी भी राज्य में हो, उसे उस राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है जिस राज्य के नागरिक उसके माता पिता होते हैं। अर्थात बच्चे की जो नागरिकता है वो उसके माता पिता के आधार पर निश्चित होती है। तो इसको हम रक्त अथवा वंश का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे के माता पिता को भारत की नागरिकता प्राप्त है, चाहे उसके माता पिता अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे हो या अमेरिका में उसका जन्म हुआ हो, लेकिन वो भारत का नागरिक कहलाएगा। नागरिकता उसको प्राप्त हो सकती है क्योंकि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं। दूसरा, जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा जो अर्थात माता पिता जो होंगे यहाँ पर वो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करता है। दूसरा, उसे नागरिकता जन्म स्थान के सिद्धांत के आधार पर प्राप्त होती है, और इस सिद्धांत के अंतर्गत जिस व्यक्ति का जन्म जिस राज्य या देश के अंतर्गत होता है या जिस देश की भूमि पर उस बच्चे का जन्म होता है, उस देश की नागरिकता उसे प्राप्त हो जाती है जन्म के आधार पर। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि किसी बच्चे के माता पिता किसी देश के नागरिक हों, और हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जैसे किसी भारतीय को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो, लेकिन उनके किसी बच्चे का जन्म वो किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हों और वहाँ पर हो, तो जन्म स्थान के कारण उस बच्चे को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि किसी भारतीय माता पिता के बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ हो तो उस बच्चे को अमेरिका की भी नागरिकता प्राप्त होगी। इसको जन्म स्थान का सिद्धांत कहा जाता है। अधिकांश देशों में जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता प्रदान करने के संबंध में कोई एक रूपता नहीं है, और कभी कभी कोई बालक दो देशों की भी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जन्मजात नागरिकता और रक्त या वंश के सिद्धांत, इन दोनों के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता सामान्य तौर पर प्राप्त करता है। नागरिकता का दूसरा प्रकार है देशीयकरण। देशीयकरण के अंतर्गत व्यक्ति एक तो सामान्य तौर पर, जैसे हमने पूर्व में बताया कि व्यक्ति या तो रक्त के आधार पर या वंश सिद्धांत के अनुसार नागरिकता प्राप्त करता है या जन्म स्थान के आधार पर करता है, लेकिन तीसरे प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने का जो तरीका है वो देशीयकरण है। और देशीयकरण के अंतर्गत व्यक्ति एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जब किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो हम उसे देशीयकरण की पद्धति कहते हैं। देशीयकरण के अंतर्गत व्यक्ति
कुछ शर्तें पूरे करने पर उस देश का देश विशेष का जिसका कि वो नागरिक बनना चाहता है उसका नागरिक बन जाता है। देशीयकरण का तात्पर्य है कि विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी भी पद्धति से है। अर्थात यदि एक राज्य में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है और वो उस राज्य का जन्मजात नागरिक नहीं है या वंश परंपरागत आधार पर नागरिक नहीं है, वो नागरिक किसी अन्य देश का है, लेकिन वो उस देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो वो उस राज्य की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत यदि वो कुछ शर्तें पूरी करता है तो उस राज्य के द्वारा उसे उन शर्त पूरी करने पर यदि उसे उस राज्य की नागरिकता प्रदान की जाती है तो इस पद्धति को हम देशीयकरण की पद्धति कहते हैं। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वो या उसकी जो शर्तें हैं वो विभिन्न देशों में अलग अलग हैं और वो उन देशों के कानून पर निर्भर करती हैं। सामान्य तौर पर देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने पर एक नागरिक को कुछ शर्तों को पूरी करना जरूरी होता है, जिनमें से पहली है कि वह पहले जिस राज्य का नागरिक है उस राज्य की नागरिकता का उसे परित्याग करना होता है। नए राज्य में जिसकी वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसके संविधान या कानून के अनुसार उसे एक निश्चित अवधि तक उसमें निवास करना होता है। नए राज्य के प्रति उसे राजभक्ति या निष्ठा की शपथ लेना जरूरी होता है। तीसरा, उसमें संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा व्यक्त करनी होती है। उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना होता है और व्यक्ति के पास भरण पोषण के साधनों का होना आवश्यक है। इस तरह से जन्म स्थान के आधार पर, रक्त अथवा वंश सिद्धांत के आधार पर और देशीकरण के आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता किसी राज्य की या देश की नागरिकता प्राप्त करता है। नागरिकता की प्राप्ति और अपहरण। सामान्य तौर पर प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी देश का नागरिक होता है। अब कोई व्यक्ति किसी देश की जो नागरिकता प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो निम्न है। पहला है विवाह। यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस विवाह के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने का अधिकांश देशों में नियम प्रचलित है। दूसरा है निश्चित आवास। यदि सामान्यतः बहुत सारे देशों में ऐसा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति कि उस राज्य के अंतर्गत जो उसके कानून के द्वारा निर्धारित अवधि है उस अवधि तक निवास करता है तो और अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसे उस देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है यदि वो उसे अनुमति प्रदान करते हैं। यह निश्चित लंबे समय तक एक जो निश्चित निवास करने की जो अवधि है वो विभिन्न देशों में अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड और जापान में यह अवधि 5 वर्ष है, स्विट्ज़रलैंड में 2 वर्ष है, स्वीडन में 3 वर्ष है। अर्थात इन देशों का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई विदेशी इनके देश में जो इनके कानून के द्वारा निर्धारित अवधि है इस अवधि तक निवास करता है तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और यदि वो उन शर्तों को पूरी करता है तो निश्चित निवास के आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिकता प्राप्त करने का जो तीसरा नियम है वो है सरकारी सेवा। कुछ राज्यों में इस तरह का नियम है कि यदि कोई व्यक्ति उस राज्य में एक निश्चित अवधि तक उस राज्य की सेवा करता है तो उस स्थिति में उस देश के द्वारा उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता प्राप्त करने का चौथा जो माध्यम है वो संपत्ति को खरीदना है। कुछ देशों में ये व्यवस्था है कि यदि कोई विदेशी उस राज्य की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है
और यदि वह व्यक्ति वहाँ पर कुछ संपत्ति खरीद लेता है तो उसे वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दोबारा नागरिकता की प्राप्ति। यदि किसी देश का कोई नागरिक अपने देश की नागरिकता को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता को अपना लेता है तो उसे दूसरे देश का नागरिकता मिल जाती है। लेकिन यदि वह व्यक्ति पहले देश की नागरिकता को फिर से प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्त पूरी करने पर उसे उस देश की नागरिकता पुनः मिल जाती है। इस तरह से वो दोबारा भी उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है जहाँ वो जन्म स्थान के आधार पर उस देश का नागरिक है। नागरिकता प्राप्त करने का एक माध्यम यह है कि यदि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और वो उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है, या अपने राज्य का कोई राज्य अपना राज्य का कुछ भाग अन्य राज्य को दे देता है, तो दोनों ही स्थितियों में उस भाग के जो नागरिक हैं उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिसके अधीन वो भाग होता है। नागरिकता का एक प्रकार है गोद लेने से। यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले लेता है तो उस विदेशी बच्चे को अपने एडॉप्ट करने वाले माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि स्विट्ज़रलैंड के कोई नागरिक हैं और वो भारत के किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उस बच्चे को गोद लेने के कारण उस बच्चे की जो नागरिकता है वो स्विट्ज़रलैंड की प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसको एडॉप्ट करने वाले उसके पेरेंट्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं, तो माता पिता के आधार पर भी उसकी नागरिकता बदल जाती है। नागरिकता का अपहरण या नागरिकता की समाप्ति। कुछ स्थितियों में नागरिकता किन्हीं देशों में समाप्त हो जाती है और इस संबंध में देशों में अलग अलग तरह के कानून हैं। पहला है नागरिकता का त्याग। यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का नागरिक है और स्वेच्छा से वो अपने देश की नागरिकता को छोड़कर दूसरे राज्य की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए वो नागरिक सरकार के पास प्रार्थना पत्र देगा अपनी नागरिकता समाप्त करने का, और उसके बाद अपने देश की नागरिकता का परित्याग करने के बाद उस दूसरे देश की जिसकी वो नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उसके शर्तों को पूरा करने के बाद उस देश का नागरिक बन सकता है। विवाह के द्वारा भी एक व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। जैसे कि कोई एक देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसे अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो अपने जन्म स्थल वाले देश की नागरिकता को खो देती है, या जिस देश की नागरिकता उसे पूर्व में प्राप्त थी उसको खो देती है। विदेशों से सम्मान प्राप्ति पर अनेक राज्यों में यह कानून है कि यदि वहाँ के नागरिक अनुमति प्राप्त किए बिना अन्य देशों में सरकारी नौकरी नहीं कर सकते और ना कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकते, ऐसी स्थिति में यदि कोई नागरिक वहाँ पर दूसरे देश में सरकारी नौकरी प्राप्त करता है या उपाधि या वो प्राप्त करता है तो उस देश में उस नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नागरिकता की समाप्ति का चौथा कारण है देशद्रोह। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा देशद्रोह या सेना से भागने या ऐसा कोई गंभीर अपराध किया जाता है तो यह अपराध भी नागरिकता की समाप्ति का कारण बनता है। नागरिकता की समाप्ति का अंतिम कारण है लंबे समय तक अनुपस्थित रहना। यदि कोई व्यक्ति अपने देश की सरकार की अनुमति के बिना लंबे समय तक देश में अनुपस्थित रहता है तो भी कुछ देशों में इस तरह का कानूनी प्रावधान है कि उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस तरह से जहाँ व्यक्ति जन्म, रक्तवंश और देशीयकरण, विवाह, निश्चित निवास, सरकारी सेवा, संपत्ति आदि के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करता है, वहाँ देशद्रोह, विवाह आदि के आधार पर
उसकी नागरिकता समाप्त भी हो जाती है।